आज हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन को जानने से पहले बात करते हैं कि लेटेंट हीट से क्या मुराद है। तो लेटेंट हीट हम कहते हैं एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड टू चेंज द फेज ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि आपके पास यहाँ पर जैसे कि आपके पास बाएं वाले कंटेनर में आइस यानी कि बर्फ मौजूद है, जबकि दाएं वाले कंटेनर में आपके पास पानी मौजूद है। तो अब बर्फ से आप पानी बनाएं या फिर पानी से आप बर्फ बनाएं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास यहाँ पर जब आइस से पानी बन रहा है, इसका मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो रहा है, जबकि जो लिक्विड यानी कि पानी है जब वो बर्फ में तब्दील हो रहा है, इसका मतलब है कि लिक्विड सॉलिड में तब्दील हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फेज चेंज हो रहा है। तो जितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी इस फेज चेंज के दौरान, जिसमें आइस पानी में तब्दील हो या पानी आइस में तब्दील हो, इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेकिन शर्त यह है ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जब आपके पास आपकी जो बर्फ है वो पानी में तब्दील हो रही हो या पानी बर्फ में तब्दील हो रहा हो, तो उस दौरान आपके पास जो टेम्परेचर है जिसको हम T से लेबल करते हैं वो तब्दील नहीं होगा, या यूं कहना चाहिए कि आपके पास टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा होता। अब जब आप इस बर्फ को हीट करते हैं यानी कि एनर्जी देते हैं, तो बर्फ इस एनर्जी का जो कि हीट है इसका इस्तेमाल करती है कि वो पानी में तब्दील हो सके, ना कि इस आइस का टेम्परेचर बढ़ सके। तो यानी कि जब आपके पास फेज चेंज हो रहा हो, जो कि यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, जैसे कि आइस पानी में तब्दील हो रही हो, तो वो जो सारी की सारी एनर्जी है वो इस्तेमाल हो रही होगी आपके पास। चले मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है फेज चेंज। तो ये सारी की सारी जो एनर्जी है ये इस्तेमाल हो रही होगी पानी को बर्फ में तब्दील करने में, ना कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने में। तो जब मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को बयान कर रहा था तो मैंने कहा था एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब अब ये हुआ कि यहाँ पर जब आइस से बर्फ में तब्दील आइस से पानी में तब्दीली हो रही है, तो क्या आया एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? तो इसका जवाब है एनर्जी रिलीज्ड होगी, सॉरी एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि आप हीट करेंगे ना, तो इसका मतलब है ये बर्फ इस हीट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से आपका जो सॉलिड है वो चेंज होगा लिक्विड में। लेकिन जब पानी बर्फ में तब्दील हो रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो फिर मैं कह सकता हूं एनर्जी रिलीज्ड व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू आइस। अब एब्जॉर्ब के केस में तो बर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था ना, रिलीज के केस में क्या होगा कि जो पानी है आपका, ये इसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है ना, जो कि मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए सिर्फ, ये अपनी एनर्जी इधर रिलीज करेगा यानी कि सराउंडिंग में ट्रांसफर करेगा। चलें, अब चूंकि हमने लेटेंट हीट के बारे में जान लिया है तो अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो चलें मैं आपके सामने एक टेबल ले आता हूं जिसमें बाएं जानिब आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखी हुई है, जबकि दाएं जानिब आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखी हुई है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम की ये बर्फ हो, तो चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास आइस है जबकि यहाँ पर पानी है। तो अगर आपके पास 1 किलोग्राम की आइस हो और आपने उस 1 किलोग्राम की आइस को पानी में तब्दील करना हो, तो उसके लिए आपको जितनी ये हीट देनी पड़ेगी इस बर्फ को, इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन शर्त यह है कि टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आइस पानी में तब्दील हो रहा है, तो इसका मतलब है फेज बदल रहा है। और फेज तब्दील होते वक्त आपके पास टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट, जिसकी वजह मैंने पीछे आपको बताई थी। क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी इस्तेमाल हो रही होगी आपके पास बर्फ को पानी में तब्दील करने के लिए, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि अगर आपके पास एक ये कंटेनर है जिसमें पानी मौजूद है और इस पानी को आपने वेपर्स में यानी कि स्टीम या बुहारात में तब्दील करना हो, तो चलें मैं स्टीम भी यहां पर लिख देता हूं। तो अब पानी अगर आपके पास 1 किलो का हो यानी कि 1 kg,
तो ये जो 1 kg आपके पास लिक्विड है, इसको आपने तब्दील करना है किसके अंदर, स्टीम के अंदर। तो जितनी एनर्जी चाहिए होगी ताकि ये जो पानी है ये स्टीम में तब्दील हो सके, इसी को असल में हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन शर्त यह है कि टेम्परेचर तब्दील ना हो, और इसके लिए भी वजह वही है टेम्परेचर तब्दील होने की, ना होने की, कि आपके पास यहाँ पर फेज चेंज हो रहा होगा, यानी कि पानी जो है वो स्टीम में तब्दील हो रहा होगा। तो अब एक जो फर्क हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में नजर आ रहा है वो ये है कि इसके अंदर जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इसमें आपका जो सॉलिड है, वो सॉलिड जिसको मैं लिख भी देता हूं, जैसे कि यहाँ पर पानी बर्फ है आपके पास, ये सॉलिड तब्दील होता है लिक्विड के अंदर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर। जबकि आपके पास जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसमें आपका जो लिक्विड है यानी कि जैसे कि पानी है, ये तब्दील होता है आपके पास स्टीम या फिर वेपर्स के अंदर, जो कि गैस फेज भी कहलाती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको चाहिए होती है लिक्विड को गैस में तब्दील करने के लिए, जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको चाहिए होती है सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करने के लिए। अब जब आप इस आइस को बर्फ में पानी में तब्दील कर रहे होंगे, तो आपके पास मान लीजिए कि हर दफा तो 1 किलोग्राम आइस नहीं होनी ना, ज्यादा भी हो सकती है तो कम भी हो सकती है। इस वजह से अभी मैं ये मान रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ आपके लिए चीजों को, कि ये जो आइस आपके पास इसमें मौजूद है वो अभी जनरलाइज करने के तौर पर हम मान रहे हैं कि इसके जो मैस है वो m है, और इस m मैस ऑफ बर्फ को या आइस को आपने तब्दील करना है लिक्विड में, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, हीट। तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे होंगे ना, वो जो है Q से लेबल की जाएगी, और वो प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली किसके, जितना मैस ज्यादा होगा इस बर्फ का, यानी कि जितनी मिकदार इसकी ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, यानी कि मैस अगर आपका ज्यादा होगा तो जो हीट आपको चाहिए होगी ताकि आप इस बर्फ को पानी में तब्दील कर सकें वो भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर इस बर्फ की मिकदार कम होगी, जिसको मैं डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आपके पास इस बर्फ को जो पानी में तब्दील करने के लिए हीट भी चाहिए होगी वो भी फिर कम होगी। अब जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो आपके पास एक तो इक्वल टू आ जाएगा, तो Q असल में आपके पास इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए है, असल में वो कहलाता है HF। तो ये HF कांस्टेंट आ गया, और साथ आपके पास जितना उस बर्फ का मैस होगा। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर आप लिक्विड को तब्दील करना चाहते हैं स्टीम के अंदर, यानी कि वेपर्स या गैस की फॉर्म में। तो मान लीजिए कि इसका जो मैस है अभी शुरू में आपके पास वो m है, और पानी का जो मैस है वो अभी हम m मान रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको जो हीट देनी पड़ेगी इस पानी को स्टीम में तब्दील करने के लिए, वो जो हीट है Q, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चले मैंने साफ करके लिख दिया है कि जितना मैस इस पानी का होगा, जो कि मैंने m से लेबल कर दिया। अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो आपके पास Q आ जाएगा, साथ आपके पास इक्वल आ जाएगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो असल में यहाँ पर आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा, जिसको हम लेबल कर रहे हैं HV के साथ, और साथ आपका मैस आ जाएगा, जो कि असल में आपके पास यहाँ पर इस पानी का मैस है। जबकि ये जो HV है ये असल में आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, और यहाँ पर आपके पास ये जो HF है ये असल में आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर मैं वही कॉलम जो आपके पास पहले ड्रॉ थे उन्हीं के करस्पॉन्डिंग नीचे ले आया हूँ। अब यहाँ से हम HF निकाल लेते हैं, तो ये m इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास आ जाएगा HF डिवाइडेड बाय, चलें इधर 30 से शो भी कर देता हूँ, उधर जाके इसको डिवाइड करवाना है। तो चले मैं साफ करके लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो HF आपके पास आ जाएगा, ये Q आ जाएगा, मैं राइट हैंड से पहले लिखी थी तो लेफ्ट हैंड साइड बाद में, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये मैस मल्टीप्लाई होता तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये असल में आपके पास रेशो आ गई है। रेशो का मतलब होता है डिवाइड होना, किसकी, Q जो कि आपकी क्या है, हीट, जबकि M आपका क्या है, मैस। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ इसको ताकि आसानी हो जाए समझने में। तो आपके पास हीट और मैस की जो रेशो है ये असल में यहाँ पर कहला रही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब चूंकि जब आप बर्फ को पानी में तब्दील कर रहे होंगे तो आपके पास आप हीट को मुसलसल बढ़ाते जा रहे होंगे ना, तो इस वजह से यहाँ पर मैं Q की बजाय सिर्फ एक डेल्टा साइन लगा देता हूँ, जो कि इस बात की निशानदेही है कि हीट चेंज हो रही है। इसी तरह अब यहाँ पर भी मैं यही करता हूँ कि आपका ये जो m मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जबकि राइट हैंड साइड को मैं पहले लिख सकता हूँ जो कि होगी HV,
तो वो आपके पास असल में बराबर आ जाएगी इक्वल टू, यानी कि जो Q है जो कि आप हीट दे रहे होंगे ताकि आप पानी को उसमें गैस या वेपर्स में तब्दील कर सकें, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा मैस। अब क्योंकि जब आप पानी को हीट दे रहे होंगे ताकि वो वेपर्स में तब्दील हो सके तो आप मुसलसल हीट बढ़ा रहे होंगे, इस वजह से मैं यहाँ पर Q की बजाय मैं डेल्टा Q लिख लेता हूँ आपके लिए। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। मैं लिख भी देता हूँ, ये जो डेल्टा है इसका मतलब क्या होता है असल में, ज़्यादातर हम क्यों यूज़ करते हैं, चेंज को बताने के लिए। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमारे पास आ गई और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी आ गए, जिनके ये फार्मूलाज हैं। अच्छा, अब ये जो हीट टू मैस रेशियो है ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मिसाल लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम बर्फ है, ठीक है, और इस 1 किलोग्राम को आपको, जो आपके पास बर्फ है उसको अपने पानी में तब्दील करना है, तो जो हीट आपको देनी पड़ रही है, मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ सिर्फ, वो 10 जूल है। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सॉरी फ्यूजन आपके पास आएगी, तो Q की जगह आप, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू का साइन डाल के, तो Q की जगह आप पुट कर देंगे 10, जबकि जो मैस है वो कितना है 1, तो आपके पास कितना आ गया 10। तो इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी आई 10। अब इस 10 का मतलब असल में यहाँ पर ये है कि आपको 10 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि आप 1 किलोग्राम के बर्फ को जो है ना वो आप उसमें तब्दील कर सकें पानी में। लेकिन आप अगर ये मिकदार बढ़ जाए, मैं कहता हूँ जी कि जो है ना वो 5 किलो हो गया आपको, ठीक है, जो मैस है, और आपकी जो हीट आपको अब देनी पड़ेगी ना वो फिर 10 की बजाय 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो 10 का 5 गुना ज़्यादा कितना होता है 50। तो अब जब मैं आपके सामने 50 को डिवाइड करूंगा, हीट है जो कि 5 पे, तो जवाब क्या आया 10 ही आया। इस वजह से आपके पास ये रेशो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और सेम चीज आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए भी अप्लाई होती है। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के यूनिट की। तो जो डेल्टा Q है ये असल में हीट है, तो हीट मेजर होती है जूल में, जबकि जो मैस है वो मेजर होता है किलोग्राम में, और ये डिवाइडेड है तो यहाँ पर किलोग्राम आ जाएगा। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा जूल पर किलोग्राम, जो कि मैं यहाँ पर आपके लिए लिख भी रहा हूँ। इसी तरह अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूनिट निकालें तो वो भी क्या आ जाएगा, डेल्टा Q जो है वो हीट है यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि जूल में मेजर होती है, मैस जो है वो किलोग्राम में मेजर होता है। तो जब ये नीचे किलोग्राम जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आपके पास इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। तो आप ये देख रहे हैं कि एक चीज सिमिलैरिटी आपको दिखाई दे रही है, वो ये है कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है यानी कि HF और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जो कि HV, इन दोनों के यूनिट सेम है। तो फिजिक्स में ऐसी पॉसिबल है कि आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज के सेम यूनिट्स हों, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज लेस देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो हमेशा कम होगी आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से। क्यों कम होगी इस चीज को मैं आगे बताता हूँ। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से जो कम होने का जवाब है ना, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इस तस्वीर में आपके पास एक ये सॉलिड है, तो सॉलिड की खास बात क्या होती है, जो कि आपको इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि एटम्स एक खास ऑर्डर में क्या है, अरेंज हैं, यानी कि एटम्स अरेंज्ड हैं। अब एटम्स के अरेंज होने के साथ साथ जो एटम्स के बीच का जो फासला है ना वो भी क्या है, कम है, यानी कि लेस स्पेसिंग, जिसके बाहिस या जिसकी वजह से आपके पास इन एटम्स के बीच में जो सॉलिड के एटम्स हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी, यानी कि जो एटम्स के बीच की जो फोर्सेज होती हैं उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कहते हैं। तो क्योंकि एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब जुड़े हुए हैं, इस वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं सॉलिड्स के अंदर। अब सॉलिड की बनिस्बतन आपके पास जो लिक्विड है ये आपके पास लेस अरेंज्ड है। तो चला मैं ये लिख भी देता हूं। अब लेस अरेंज्ड होने की वजह से आप ये भी देख रहे हैं कि इन एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग है सॉलिड के बनिस्बतन वो क्या है, ज्यादा है। तो फिर मैं कह सकता हूं मोर स्पेसिंग। जब स्पेसिंग ज्यादा होगी तो आपके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी लिक्विड के एटम्स के बीच में बनिस्बतन आपके पास सॉलिड के। जबकि गैस को देखें तो हम जो गैस के एटम्स हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर लार्जर स्पेसिंग है बिटवीन एटम्स। चले मैं लिख भी देता हूं यहां पर। अब लार्जर स्पेसिंग होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्पेसिंग है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी कि इन एटम्स के, जब लार्ज स्पेसिंग होगी तो इन एटम्स के बीच की जो फोर्सेज हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, वो या तो वीक होंगी या फिर निग्लिजिबल होंगी, यानी कि ना होने के बराबर। तो यानी कि जब आपने गैस फेज हासिल करनी है तो स्पेसिंग बिटवीन एटम्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो ना होने के बराबर होनी चाहिए। तो अब आप ये देखिए, जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, जैसे कि बर्फ पानी में तब्दील होती है, तो उसके लिए जो हीट चाहिए होती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है जो कि HF है।
अब जबकि जो लिक्विड से गैस में जाने के लिए जो आपको हीट चाहिए वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जो कि HV है। अब जब सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होती है ना, जैसे कि बर्फ पानी में तब्दील होगा, तो आप ये देख रहे हैं कि एटम्स लिक्विड में अरेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा भी अरेंज ना हो लेकिन फिर भी अरेंज तो हैं, और साथ साथ आपके पास यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ठीक होती हैं, हालांकि सॉलिड के निस्बतन कम होती हैं। तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि आपका जो सॉलिड है वो आपके पास तब्दील हो सके किसमें, लिक्विड में। लेकिन जब आपके पास लिक्विड से गैस फेज में जाना है, जैसे कि पानी का स्टीम में जाना है, तो तब आपके पास जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा करनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। तो इस स्पेसिंग को बहुत ज्यादा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। उसके साथ साथ आपने एटम्स के जो बीच की फोर्स है उसको भी वीक करना है, क्योंकि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं बहुत कम या ना होने के बराबर होती हैं। तो उस चीज को भी कवर करने के लिए आपको जो एनर्जी है जो देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि HV है वो असल में ज्यादा होती है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, जो कि HF है। अब जब हम आइस को पानी में तब्दील करते हैं तो उसके लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए वो 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 5 जूल पर किलोग्राम है। जबकि पानी को वेपर्स में तब्दील करने के लिए जो हीट चाहिए, जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वो आपके पास 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 6 जूल पर किलोग्राम है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 10 की रेज टू पावर 5 है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, जबकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में यहाँ पर 10 टू द पावर 6 है। जिसका मतलब ये होता है, ये समझ आ रहा है यहाँ से कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज्यादा होगी। और आखिरी जो बात है वो ये है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो भी क्या होगी, वो मुख्तलिफ होगी। तो आज हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में स्टडी किया।